Now, the next important topic is the romantic imagination and national feeling. Let's learn what was romanticism and how romanticism helped in spreading nationalism in Europe and the European countries. So first we discuss about culture. Okay, how culture means romanticism, how culture played a very vital important role in creating a nation. So we all know, okay, a nation is created when people of the territory or area, they believe that they have the common culture, they have the common belief, common past, language, then only a nation is formed. So once they have a common culture, but obvious it's going to motivate them for nationalism. So art, poetry, stories, music, all these things, it helped in shaping and expressing nationalist feeling among the people of Europe. And with this, they started in nationalism, and one by one they become free, which we will see later on. So, romanticism means cultural movement to develop specific form of nationalist sentiment. यानी ये एक प्रकार का कल्चरल मूवमेंट है, यानी कल्चर के माध्यम से जो है लोगों में जागरूकता लाई जाती है, और हम कह सकते हैं कि उसकी मदद से देश को आज़ाद किया जाता है. Talking about the romantic artists and poets, इनका मानना था, राइट, कि साइंस जो है या रीजनिंग जो है वो नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं ला सकती. दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज, ये इनकी आलोचना करते थे, बुराई करते थे, इनसे सहमत नहीं थे. यानी देश में देशभक्ति की भावना विज्ञान के कारण या तर्क वितर्क से नहीं आ सकती है. इनका मानना था कि देश के अंदर, देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना तभी आ सकती है जब उनमें इमोशंस हो, एक दूसरे के प्रति लगाव हो, तभी ये पॉसिबल है. ऐसा इंट्यूशन होगा तभी लोग कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे. या फिर मिथिकल फीलिंग जिसे हम कहते हैं, विश्वास कहते हैं, वो अंधविश्वास भी हो सकता है, या प्रैक्टिकल भी हो सकता है. जैसे हम कहते हैं ईश्वर है, अब किसी ने देखा तो नहीं है, या तो फिर हम उसे शिवलिंग में देखते हैं या मूर्ति में, बट हमारी आस्था है, विश्वास है, इसलिए वो मिरेकल्स होते हैं. इट्स द डिटर्मिनेशन, the faith that makes the difference. So therefore efforts were made so that they can share collective heritage, cultural past as the base for the nation. यानी नेशनलिस्ट लोगों ने इसीलिए ये कल्चर को शेयर करना शुरू किया, लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाना शुरू किया, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि हम सब एक ही संस्कृति के निवासी हैं, एक ही संस्कृति से उत्पन्न हुए. और जब ये लोगों को विश्वास हो जाएगा तो उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि हम एक राष्ट्र के निवासी. फाइनली दे विल फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस. John Gottfried Herder
जर्मन फिलोसोफर, ही डिस्कवर्ड, यानी इनका मानना था कि हमें किसी भी प्रांत का, किसी भी नेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो कल्चर ही उसकी सबसे बड़ी धरोहर है, जिससे हमें उस प्रांत के विषय में, देश के विषय में सही माहिती मिल सकती है। और वो कब मिल सकती है? जब उनके कॉमन लोगों के पास हम जाएं, राइट। तो अगर हमें गुजरात के बारे में जानना है तो हमें गुजरात के अलग अलग छोटे बड़े गांवों में जाना है, उनसे मिलना है, वहाँ के लोकल हिस्ट्री के बारे में, हेरिटेज के बारे में, लोकगीत के बारे में जानना होगा। तो उससे पता चलेगा कि वो एरिया की क्या महानता है, क्या इतिहास है। तो दैट इज द ट्रू हिस्ट्री। बुक्स में मैनिपुलेशन हो सकता है कि मुझे आपको क्या बताना है, आगे आने वाली पीढ़ी क्या इतिहास पढ़े और जाने, वो मैनिपुलेशन हो सकता है। बट किसी लोकलाइड को पूछे जो उस समय जीवित था, वो आपको सही इतिहास बताएगा। जैसे कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ आज हो, उनकी उम्र राउंड अबाउट हम कहें कि 90 या 100 में हो, तो वो हमें बता सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय पर क्या हुआ, राइट। कैसे गांधी जी ने काम किया, किन लोगों ने क्या रोल प्ले किया। तो वो जो बताएंगे वो एकदम 100% सही होगा, उसमें कोई जो है मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाट जॉन गॉटफ्राइड हर्डर सेड कि हमें किसी भी कल्चर के सही ज्ञान चाहिए तो हमें कॉमन पीपल तक जाना चाहिए। सो इन जर्मन कॉमन पीपल मीन्स दास वॉल्क। सिमिलरली देशवासियों के अंदर अगर हमें ट्रू स्पिरिट जगानी है, यानी ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, इन जर्मन लैंग्वेज वी कैन से ऑगस्ट, तो ये हमें तभी मिलेगा जब हम वहाँ का फोक सॉन्ग, फोक डांस, पोएट्री वगैरह रेफर करेंगे, पढ़ेंगे तब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि हमारे सौराष्ट्र की अगर हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, सौराष्ट्र की वीरता के बारे में बात करें, खासकर लड़कियों या औरतों की, तो हमारे महान गुजराती कवि लेखक जो हैं झवेरचंद मेघानी, उनकी अगर हम जो है चारण कन्या पढ़ें तो उससे हमें वीर रस के बारे में पता चलता है कि कैसे एक छोटी लड़की, हार्डली आई वुड से 14 to 15 इयर्स की लड़की ने अपने बछड़े को, गाय को, शेर के मुंह से सिर्फ एक बैम्बू स्टिक की मदद से उसने शेर को भगा दिया और अपने कैटल्स की रक्षा की। तो ये है यहाँ का महान गाथा, यहाँ की औरतें कितनी बहादुर है। मेल तो है ही, पर औरतें भी उनसे कम नहीं है। तो ये फोल्क स्टोरी कहलाती है, यानी लोक कहानियाँ जिसे हम कहते हैं। उसी तरह लोकगीत अगर आप देखें तो दिवाड़ी बेन जो अब हमारे बीच में नहीं रही, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकगीत उन्होंने गाया है। फिर डायरा वगैरह आप सुनते रहते हैं। तो ये सब हमारे महान गुजरात की गाथा सुनाता है। तो इससे हमें गुजरात के महान इतिहास का पता चलता है। तो दैट्स व्हाट इट वाज डन। तो इनका मानना था कि अगर हमें किसी भी नेशन का ट्रू स्पिरिट जानना है तो वो उनके लोकगीत, लोक साहित्य से ही पता चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड फोल्कलोर। सो दिस इज द केस अबाउट द पोलैंड, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे लोकल लैंग्वेज, वर्नाक्युलर यानी लोकल लैंग्वेज, एंड फोल्कलोर यानी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि लोकल लैंग्वेज
या कहानियाँ जो हम कहेंगे। तो किस तरह ये एक टूल का काम किया पोलैंड के अंदर क्रांति लाने में। It recovered ancient national spirit and carried modern nationalist message to all. यानी पोलैंड सभी के लिए एक प्रतीक बन गया प्रेरणा का। क्यों? क्योंकि पोलैंड ने अपने महान इतिहास, अपने महान गाथा, अपने कल्चर, ट्रेडिशन के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई। और ये हमेशा एक इतिहास में देखने को रहा है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति कोई बदलाव लाता है तो वो बाकी सब के लिए प्रेरणादायी हो जाता है। पोलैंड जो ग्रेट पावर्स लाइक रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया का हिस्सा रहा था, वो 18th सेंचुरी में इनसे अलग हो गया। एक समय इनके साथ था, इनके ग्रुप में, बट अब इनसे अलग हो गया 18th सेंचुरी में। और धीरे धीरे यहाँ पर देशभक्ति की भावना शुरू हो गई इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड लैंग्वेज। जैसे बच्चों को हम देशभक्ति की भावना या पेट्रियोटिक सॉन्ग सिखाते हैं, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी का तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। तो ऐसे बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग हमारे हिंदुस्तान में गाए जाते हैं। या जैसे बच्चों के लिए नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो जब ये गाने हम सुनते हैं या बच्चे सुनते, तो उनमें भी एक जो है देशभक्ति की भावना आ जाती है कि हम भी अब कुछ करेंगे हमारे देश के लिए। तो उसी प्रकार इवन पोलैंड में म्यूजिक के माध्यम से और भाषा के माध्यम से लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग उजागर की गई। उदाहरण के तौर पर लें कि कैरोल करपिंस्की, वो अपने ओपेरा में क्या करते हैं कि ओपेरा के अंदर जो है म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। तो कोई स्टोरी आपको अगर सुनानी है तो उसे ओपेरा सॉन्ग के रूप में गाया जाए। ड्रामा है, राइट, तो स्टोरी जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स में आप देखें तो रामनवमी के समय पर जो है रामायण का नाटक होता है, तो 10 दिन वो रामायण चलता है नाटक, और 10वें दिन फिर रावण का वध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जाता था, या उसको डांस के रूप में दिखाया जाता है। जैसे हमारे इंडिया के सदर्न डांस जो है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, तो इन सब में अलग अलग भाव जो है वो डांस के रूप में प्रकट किया जाता है कि एकदम बड़ी आंखें और यूं करे। वो क्या दिखाता है? गुस्सा, एंगर। और वही जब चेहरे पे स्माइल आ जाए तो वो स्नेह, प्रेम, अफेक्शन दिखाता है। तो दिस इज हाउ विद द डांस ये सब चीजें जो है लोगों तक पहुंचती थी। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जो दे है पोलोनेज एंड मजूरका, ये जो है पोलैंड के अंदर डांस के फॉर्म में और सॉन्ग के फॉर्म में या म्यूजिक के फॉर्म में यहाँ पर पॉपुलराइज किया कैरल करपिंस्की ने अपने ओपेरा के अंदर। फर्दर कैसे भाषा ने पोलैंड के अंदर बदलाव लाया। भाषा भी एक बहुत बड़ा टूल है रेवोल्यूशन लाने के लिए, राइट। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा ने पूरे विश्व को बदल दिया है। संस्कृत से मैक्सिमम भाषाओं का, शब्दों का उत्पत्ति होती है। तो आज पूरी दुनिया संस्कृत को बड़े ही चाव से, इंटरेस्ट से पार्ट ऑफ सिलेबस बना रही है। क्यों? वो संस्कृत का महत्व समझते हैं कि
जितना बेहतर हमारे लोगों को संस्कृत आएगी उतना ही ज़्यादा उनकी याद शक्ति, उनकी समझ और उनमें विवेक उत्पन्न होगा। तो लेट्स सी कैसे भाषा की मदद से पोलैंड वासियों ने रशिया के खिलाफ रेवोल्यूशन किया। सो जो मैंने आपको बताया, लैंग्वेज प्लेड वाइटल रोल इन द नेशनलिस्ट फीलिंग टू क्रिएट नेशनलिज्म इन पोलैंड। पोलैंड की जो भाषा है वो पोलिश कहलाती है, राइट। तो इसका उपयोग किया जाता है, जैसे गुजरात के अंदर लोकल लैंग्वेज यानी गुजराती में पढ़ाया जाता है, महाराष्ट्र में जाए तो मराठी में पढ़ाया जाता है, पंजाब में जाए तो पंजाबी भाषा में पढ़ाया जाता है, वही साउथ में जाए तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाल में जाए तो बंगाली, बांग्ला भाषा में। तो इस तरह जब पोलैंड रशिया के कंट्रोल में था तो रशियन गवर्नमेंट ने या अथॉरिटीज़ ने पोलिश लैंग्वेज के ऊपर बैन कर दिया कि आप अपनी भाषा का उपयोग पढ़ाई लिखाई में नहीं कर सकते, और इवन कह दें कि बोलचाल में भी नहीं कर सकते। तो आपको कंपलसरी अपने लोगों को रशियन भाषा में ही पढ़ाना होगा और सभी गवर्नमेंट वर्क रशियन लैंग्वेज में ही होगा। बट देखने को क्या मिला कि 1831 में रशिया के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, इसका विरोध शुरू हो गया पोलैंड के अंदर, और जो बिशप्स थे, सेंट थे, क्लर्जी क्लास जो थे, उन लोगों ने भाषा को जो है एक वेपन, एक शस्त्र के रूप में उपयोग किया। यानी उन्होंने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यानी हम कहें स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया, पोलिश लैंग्वेज का। या अगर गेट टुगेदर होता है, चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं, तो वहाँ पोलिश लैंग्वेज में ही सभी वार्तालाप होगा, तो जिससे रशियन लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है। तो कोई भी मैसेज हमें देना है, दे सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ के प्रीस्ट और बिशप्स ने किया। अब जब बिशप्स और प्रीस्ट इनकी बातें नहीं मानते, उनका विरोध करते, फाइनली उनको या तो जेल में डाल दिया जाता था या साइबेरिया में डाल दिया जाता था एज अ पनिशमेंट टू देम। सो पोलिश लैंग्वेज का उपयोग एक हथियार, एक शस्त्र के रूप में किया गया रशियन डोमिनेशन को पोलैंड में से हटाने के लिए।